मेरे संग की औरतों की पीडीएफ ओपन नहीं हो रही है और उन्हें दिक्कत आ रही है, और कल ये वाला चैप्टर आपके असेसमेंट पे आ रहा है, इसलिए आप लोग पहले, सबसे पहले हम आपको उसकी पीडीएफ शेयर कर देते हैं। बच्चे आप लोग टाइम पर आया करिए भाई, आप लोग इतना देर आते रहते हैं, एंड तक आते रहते हैं, टीचर्स को प्रॉब्लम आती है इससे फिर। हाँ देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर। मेरे संग की औरतों का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। नानी ने, लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा भी नहीं, फिर भी उनके व्यक्तित्व से वे क्यों प्रभावित थी। शुरू कर दिया बच्चों ने इस पे वो लाइन खींचना। हाँ, ये लोग पता नहीं क्या करते हैं, इन्हें क्या मजा मिलता है। देखो करेंगे वो, क्यों करते हो ये लोग तुम लोग। अब देखो मानेंगे थोड़ी वीडियो ने। वीडियो हाँ, पहला हमारा सवाल था, लेखिका ने अपनी नानी को लेखिका ने अपनी नानी को कभी भी नहीं देखा था, फिर भी उनके व्यक्तित्व से वे क्यों प्रभावित थी। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला है हमारा प्रश्न। हाँ, बच्चे लास्ट तक आते रहते हैं। हाँ ये लीजिए, ये सेकंड है। लेखिका की नानी की आजादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए जिनके पास नहीं है। यस आयुष तिवारी, आपको कुछ पूछना है? मैम जो क्वेश्चन 2 के जो ऊपर का जो पार्ट है वो क्वेश्चन 1 का ही आंसर है या अलग से है? क्वेश्चन 2 से पहले जो है, एक मिनट बेटा। हेलो मैम। हाँ, इसके बाद बेटा ये क्वेश्चन 1 का ही आंसर है। ओके। तो क्वेश्चन 2 से जो पहले लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन 1 का ही आंसर वहां पे रिमेनिंग है। ठीक है, क्वेश्चन 1 का आंसर यहाँ तक है, अत्यधिक प्रभावित किया। क्वेश्चन 1 का आंसर है ये। ओके मैम, थैंक यू। हाँ, इसके बाद ये यहाँ तक है क्वेश्चन। लेखिका की माँ परंपरा का निर्वाह न करते हुए भी सबके दिलों पर राज करती थी। इस कथन के आलोक में लेखिका की माँ की विशेषताएं लिखिए। लेखिका की दादी के घर का माहौल का शब्द चित्र अंकित कीजिए। लेखिका की दादी के घर का माहौल कैसा था। ठीक है, अगला है, ये देखिए, आप अपनी कल्पना से लिखिए कि परदादी ने पतोहू के पहले बच्चे के रूप में लड़की की पैदा होने की मन्नत क्यों मांगी। फिर है, डराने धमकाने, उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को भी राह पर लाया जा सकता है। पाठ के आधार पर तर्क सहित उत्तर दीजिए। ये 5th क्वेश्चन है, सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, फिर 6 है, शिक्षा बच्चे का जन्मसिद्ध अधिकार है,
इस दिशा में लेखिका के प्रयासों का वर्णन कीजिए। ये अभी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, थोड़ा एक्सप्लेनेशन कल रह गया था, अभी हम ये एक्सप्लेन करेंगे। पाठ के आधार पर लिखिए कि जीवन में कैसे इंसानों को अधिक श्रद्धा भाव से देखा जाता है। सच लास्ट है, सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। इस कथन के आधार पर लेखिका की बहन एवं लेखिका के व्यक्तित्व पर अपने विचार लिखिए। वीडियो ऑफ कर दिया ना मैंने। ये सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। इस कथन के आधार पर लेखिका की बहन कौन बोल रहा है? अभी हम उसको रिमूव करेंगे क्लास से पीडीएफ शेयर करने के बाद। जिसका भी वीडियो और ऑडियो हमने ऑन देखा उससे हम रिमूव कर रहे हैं क्लास से। चेक योर वीडियोस एंड ऑडियोज, ऑन तो नहीं है। बच्चे सवाल करते हैं। हाँ, सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। इस कथन के आधार पर लेखिका की बहन एवं लेखिका के व्यक्तित्व के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। ये क्वेश्चन 8 है, यहीं तक है बच्चों, क्वेश्चन 8 तक ही है। इन्हें आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोगों ने, अपनी कृतिका की कॉपी में लिखने हैं। ये सारे क्वेश्चन आंसर्स। ये मत सोचिएगा कि बुक में है तो बुक से याद कर लेंगे, नहीं। ये आपको कॉपीज भी आपकी बनती है। फर्स्ट जब से आपने पढ़ना शुरू किया है आपने कॉपी में काम किया है। ये सारे काम उसी तरह से कॉपी में लिखे जाएंगे। जब भी आपका स्कूल खुलेगा टीचर्स जो भी होंगी वो कॉपी चेक करेंगी। यस नंदिनी अग्रवाल, आप कुछ पूछना चाहती हैं? मैम हिंदी की 2 कॉपीज बनेंगी ना? यस, हिंदी की एक कृतिका की बनेगी जिसमें कृतिका और व्याकरण होगा, एक क्षितिज की बनेगी जिसमें काव्य खंड और गद्य खंड होगा। ठीक है, 2 कॉपीज बनेगी। तो ये कृतिका की में होगी, इसी में व्याकरण भी होगा। अभी तक व्याकरण में हमने अलंकार करा दिए हैं, वाक्य भेद करा दिए हैं, और कुछ 2-3 दिन पहले हमने उपसर्ग प्रत्यय कराए हैं। तो वो कैसे करने हैं ये पूरी आपको विवरण हम दे चुके हैं। उपसर्ग प्रत्यय के आप परिभाषाएं लिखिए और 20-20 उपसर्ग 20 प्रत्यय आप अपने कॉपी में लिख लीजिए नंबर डाल के। ठीक है, वर्ड लिखिए आगे, जैसे अनुकूल, अनुशील, ऐसे वर्ड लिखिए। पहले उपसर्ग लिखेंगे, उसके बाद उसके क्या वर्ड्स बनते हैं वो लिखेंगे। इसी प्रकार पहले प्रत्यय शब्द लिखेंगे, उसके बाद उससे क्या नए शब्दों की क्या रचना हो रही है वो शब्द लिखेंगे। इस तरीके से आप लोग उपसर्ग और प्रत्यय लिखेंगे। अलंकार की पीडीएफ हम शेयर कर चुके हैं। वाक्य भेद की आप लोग, वाक्य भेद आपके पास अगर बुक है ग्रामर की, उससे देखकर वाक्य भेद लिख लीजिए। हाँ बोलो रिद्धि अग्रवाल। यस, आस्क योर क्वेश्चन। मैम एक्सक्यूज मी मैम, मैं ये पूछ रही थी, जब ये मेरे हाँ? संग की विक्की मैम ने कराया था चैप्टर, तो ना उनके yes? क्वेश्चन अलग है, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके अगर मैम, थैंक उन्होंने, हाँ नहीं, उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा दे दिए होंगे जो हम लोगों ने बच्चों को कराए थे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपने वो कर रखे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। विक्की मैम ने, जिन बच्चों ने विक्की मैम के दिए हुए क्वेश्चन आंसर्स कर रखे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन आंसर सेम ही होंगे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे डिफरेंस हो जाता है, बाकी सब सेम होते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो आप करे रहिए। हो गया, डन। चलिए, हाँ अब हम आ जाते हैं बच्चों। कल हमने कुछ छोड़ दिया था, तो थोड़ा चैप्टर हमारा रह गया था एक्सप्लेनेशन से। एक्सप्लेनेशन पे आ जाते हैं। यहाँ तक हो गया था, उन्होंने दादी नानी, अपनी माँ और पर नानी के बारे में कि कैसे पर नानी ने एक चोर को रास्ते पर लाया, ये बात उन्होंने यहाँ पे बता दी थी। अब वो एक एक करके अपनी बहनों के बारे में बताएंगी। लेखिका को लेकर, लेखिका को अगर जोड़ा जाए तो उनकी 5 बहनें थी और लेखिका को हटाकर उनकी 4 बहनें थी, आप जानते हैं। तो परनानी, उन्होंने एक बेटी मांगी थी लेकिन भगवान ने उन्हें 5 बेटियां दे दी। ठीक है, तो उनमें सबसे जो बड़ी थी वो थी मंजुल भगत। मंजुल भगत थी, और एक बार मंजुल भगत से कहा कि हाँ, तो यहाँ पर वो अपनी बहनों के बारे में लिखती हैं
मंजुल भगत के बारे में। चौथे नंबर पर रेणु के बारे में उन्होंने ज्यादा लिखा है, क्योंकि इन्होंने वही लिखा है जो कुछ अलग जिन्होंने हटकर काम किया था। तो मंजुल भगत की शादी टाइम पर हो गई, समय पर हो गई, वो चली गई, तो मंजुल भगत के बारे में उन्होंने अधिक नहीं लिखा है। रेणु के बारे में उन्होंने लिखा है, रेणु का आलम ये था कि गर्मी की दोपहरी में स्कूल से जब वापस लौटती थी तो उनकी छोटी बहन अचला थी, रेणु से छोटी अचला थी, उसे लेने बस जाया करती थी। लेकिन रेणु का ये मतलब नेचर था कि रेणु बस में बैठने से इनकार कर देती थी। उसका कहना था कि थोड़ा सा पैदल चलना है, इतना तो हमें पैदल चलना ही चाहिए, क्योंकि इतनी थोड़ी दूर का रास्ता भी गाड़ी से तय करना सामंतशाही का प्रतीक है। अर्थात सामंतशाही का प्रतीक का होना मतलब है कि आप मतलब अपने आप को बहुत रईस दिखाना चाह रहे हैं। सामंतशाही का प्रतीक क्या है कि आप अपने रईसी का प्रदर्शन कर रहे हैं, सामंतशाही का प्रतीक है। तो इसलिए उनके पिता को इस बात पर बहुत ही गुस्सा आया करता था कि एक बेटी अचला तो गाड़ी में आ रही है और दूसरी पैदल खरामा खरामा, यानी कि धीरे धीरे पसीने से तरबतर पैदल आ रही है। अब आप सोच सकते हैं कि ऐसा कौन करता होगा, आप और हम तो ऐसे नहीं है। यदि आपके दो भाई बहन स्कूल में पढ़ रहे हैं और आपके पिता आपको गाड़ी से लेने भेज रहे हैं, तो कौन बच्चा ऐसा होगा जो गाड़ी में बैठ के नहीं जाना चाहेगा और पैदल बैग लटका कर गर्मी में धीरे धीरे पहुंच रहा होगा स्कूल। ऐसा तो कोई बच्चा नहीं हो सकता ना। तो इस तरीके से रेणु जो थी वो बिल्कुल अलग थी, नेचर वाइज व्यवहार उसका स्वभाव बिल्कुल अलग था। एक बार उसने क्या किया रेणु ने कि जनरल थिमैया, ये बच्चे जो हैं, एक मिनट पहले हम इन्हें चेक करें, ये अनुभव गुप्ता और आर्या अग्रवाल, आर्या अग्रवाल के घर से आवाजें आ रही हैं। हम आर्या को रिमूव ही कर दें। चलो, आर्या के घर से आवाजें आ रही थी, उन्होंने खुद को म्यूट नहीं किया था, हमने उन्हें रिमूव कर दिया। करिए अब बात, स्क्रीनशॉट ले ले। जिस बच्चे के घर से आवाजें आएंगी, जिसने अपने आप को अनम्यूट किया, हम उसको रिमूव कर देंगे। हमने आर्या को कर दिया है। बात सुनने के बाद भी अगर बच्चों को समझ में नहीं आती है तो इतना पनिशमेंट तो बनता है। हाँ, तो एक बार जनरल थिमैया को, जनरल उस वक्त वो जनरल रहे होंगे, थिमैया को पत्र लिखकर उसने उनसे चित्र मंगवाया, और सोचिए चित्र मंगवाया और वो चित्र देने एक सिपाही एक देने आया, और उससे उसकी बहुत ज्यादा सब लोग बड़ी उससे मतलब खास बन गई। वो सब लोगों ने बड़ा आश्चर्य किया, देखो ये कैसे कैसे कार्य करती है। इसके बाद उसको एक और बात थी, उसके साथ इम्तिहान देने से परहेज था। वो इम्तिहान, कोई भी इम्तिहान नहीं देना चाहती थी। स्कूल तो जैसे तैसे पास कर लिया, बीए का इम्तिहान देने की बारी आई तो वो अड़ गई कि मुझे इम्तिहान नहीं देना। पहले ये बताइए कि इम्तिहान देना क्यों जरूरी है, अगर मुझे यकीन आ गया तो मैं इम्तिहान दे दूंगी। तो इसमें पिताजी ने तर्क दिए, देना जरूरी है, नौकरी लग जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। उसको कोई बात समझ में नहीं आई। अंत में पिताजी ने कहा कि नहीं, करना जरूरी है। तब जाकर उसने, जब देखा उसने कि अब मेरी नहीं चलेगी, तब जाकर उसने बीए का एग्जाम दिया, ठीक है, केवल पिता की खुशी के लिए, और पास होने लायक नंबर ले आई, है ना। और वो बहुत मतलब कहना चाहिए ना कि प्रेजेंस ऑफ माइंड उसका बहुत अच्छा था। वो जब लोगों के बातों का जवाब देती थी तो इंसान ये सोचता था कि इसने क्या बोला। तो जैसे कि एक उदाहरण के स्वरूप उससे, यस रिद्धि अग्रवाल, आप क्या पूछना चाहती हैं? रिद्धि बोलिए, अनम्यूट करिए खुद को। यस रिद्धि, रिद्धि आस्क योर क्वेश्चन। चलिए, तो जैसे उसे कोई परफ्यूम देता था, सेंट देता था, तो वो कहती थी कि मुझे नहीं चाहिए, मैं तो रोज नहाती हूँ। तो इस प्रकार के वो व्यंग करती थी। अर्थात परफ्यूम लगाने का मतलब क्या है? यदि आप परफ्यूम न लगा रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि आप रोज नहा नहीं रहे। देव अग्रवाल, देव, हाँ, इसका मतलब आप रोज नहाते नहीं है। तो इस तरीके के वो बातें करके लोगों को
व्यंग करती थी और हंसाती भी थी। तीसरे नंबर की चित्रा के, अब रेणु के बारे में देखिए हमने बताया है, यहाँ पर जो 3-4 बातें बताई हैं ये रेणु के बारे में बताई हैं। अब आ गई है चित्रा। तीसरे नंबर की चित्रा थी, वो कॉलेज में पढ़ने जाती थी और खुद पढ़ने के बजाय दूसरों को पढ़ाने में ज्यादा विश्वास रखती थी। और आलम ये था कि एग्जाम में जब वो इम्तिहान देती थी तो उसके खुद के मार्क्स कम आते थे और उसने जिन शागिर्दों को पढ़ाया था उन लोगों के मार्क्स ज्यादा आते थे। तो और इसके बाद एक और बात हुई कि जब उसे देखने के लिए लड़के वाले आए तो उसने ऐलान कर दिया था कि शादी करूंगी तो इसी लड़के से। अब ऐसा भी कोई नहीं करता ना, ये भी तो लीक सेट के बात है कि अगर मान लीजिए लड़का देखने आया है तो कौन लड़की ये कह देगी कि शादी करूंगी तो इसी से। और उसने पहली ही मुलाकात में उस लड़के से भी कह दिया। तो वो कहते हैं कि उस लड़के ने बेचारे ने पहले ही हथियार डाल दिए, ना नुकुर की नहीं, उसने विरोध किया ही नहीं और पहले ही उसने हथियार डाल दिए। तो इस प्रकार से इनकी चित्रा के बारे में उन्होंने वर्णन किया। फिर है सबसे छोटी बहन अचला। काफी दिनों तक वो कम खिसकी मालूम पड़ी। खिसकी का शब्द यहाँ थोड़ा अलग हटकर है कि अपने नियमों पर चलने वाला होता है जो सही होता है, लेकिन नियमों से अलग जो चलता है वो उसको कहते हैं कि खिसका हुआ है। हाँ, तो अचला जो थी काफी दिनों तक सही लगी उन्हें, लेकिन पहले अर्थशास्त्र किया, फिर पत्रकारिता में दाखिला की पढ़ाई की, पास हुई, फिर जो है पसंद से शादी कर ली और उसके बाद ज्यादा नहीं चल पाई और मन ज्यादा रुचि घर बार में नहीं लगी और फिर वो उसने भी लिखने का रोग लगा लिया, अर्थात वो भी लेखन के क्षेत्र में आ गई। उनके घर की मतलब एक बात वो अपनी बहनों के बारे में और अपने बारे में लिखती हैं। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने बेशक अब परंपरा से अलग हटके जिया हो, लेकिन एक बार शादी की तो उसे कायम रखा, चाहे वो तलाक के कगार पर ही क्यों न खड़ी हो, लेकिन हम लोगों ने अपनी शादियों को तोड़ा नहीं। क्योंकि वो कहती हैं कि मर्द बदलने से अर्थात आदमी बदलने से कोई लाभ नहीं है। यदि आप अपने घर में अपनी आजादी से जी पा रहे हैं, अपनी आजादी से जो करना चाह रहे हैं वो कर पा रहे हैं, तो इतनी ही आजादी काफी है। तो ऐसा कर कर उन्होंने इस बारे में अपनी सभी बहनों के बारे में लिखा है। इसके बाद वो लिखती हैं वो कहाँ पे रही, डालमिया नगर में रही। वो एक डालमिया नगर एक छोटा सा कस्बा है जहां पर आदमी और औरतों के बीच में बहुत पर्दा था। यदि हस्बैंड वाइफ भी पिक्चर देखने जाते थे तो उन्हें अलग अलग केबिन में बैठना पड़ता था। लेकिन लेखिका ने वहां पहुंचकर ऐसा अभियान चलाया, लोगों को से मिलना जुलना और लोगों को नाटकों में कार्य करने के लिए प्रेरित किया। और फिर वहां बताती है कि फिर हमने वो चीजें बदली, वहां पर बदलाव आया और वहां पर फिर स्त्री और पुरुषों ने कई नाटक किए और अकाल राहत कोष के लिए भी उन्होंने पैसा इकट्ठा किया नाटकों को के माध्यम से। सोचिए कितनी सोशल थी कि डालमिया नगर जैसे जहां पर स्त्री और पुरुष जब पिक्चर भी देखे जाते थे तो अलग अलग केबिन में बैठते थे, लेकिन लेखिका ने अपने प्रयत्नों से वहां पर लोगों में जागरूकता लाई और लोगों को नाटकों में कार्य करने के लिए सहमत किया। और इन नाटकों के माध्यम से उन्होंने काफी पैसा इकट्ठा किया जो अकाल राहत कोष में काम आया। इसके बाद वो शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने एक छोटा काम किया, छोटा नहीं बहुत बड़ा काम किया। यहाँ से निकलकर वो बागलकोट पहुंची जहां पर तब तक उनके 2 बच्चे पढ़ने लायक हो गए थे। बागलकोट में वहां पर कोई स्कूल नहीं था और भी बच्चे थे जो स्कूल नहीं जा पा रहे थे क्योंकि वहां कोई स्कूल नहीं था। तो इस सिलसिले में वो कैथोलिक बिशप से दरखास्त की कि उनका मिशन वहां पर सीमेंट का कारखाना था और वहां पे एक स्कूल खोला जाए जिससे कि वहां के रहने वाले बच्चे, उनके बच्चे भी वहां पर पढ़ सके। लेकिन देखिए अब बार बार ये इन बच्चों के घरों से आवाजें आती हैं। नमन बंसल, हाँ, तो वहां के बिशप से उन्होंने प्रार्थना की कि यहाँ पर एक स्कूल खोलते हैं ताकि सभी बच्चों को पढ़ाई का लाभ मिल सके। तो बिशप ने कहा कि देखिए अगर आप मुझे ये आश्वासन दें कि ये स्कूल 100 वर्षों तक चल पाएगा तभी मैं आपको स्कूल खोलने की इजाजत दे सकता हूँ। इसको सुनकर लेखिका को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा स्कूल क्या, किसी भी चीज के लिए हम ये नहीं कह सकते कि ये 100 वर्षों तक चलेगी। तो उन्होंने कहा, इस पर बिशप ने कहा देखिए स्कूल खोलने की
जो एक कहना चाहिए जरूरत है वो आपकी है, मेरी नहीं। यानी कि लेखिका के बच्चे पढ़ने लायक थे। नैतिका गर्ग, नितिका गर्ग, नैतिक गर्ग, नैतिक गर्ग, अपना वीडियो ऑफ करिए। नैतिक गर्ग, नैतिक गर्ग, वीडियो ऑफ करिए। हाँ, तो ऋषभ ने कहा कि स्कूल खोलने की जो जरूरत है, मजबूरी है, वो आपकी है, मेरी नहीं है। तो जब ऋषभ ने हाथ खड़े कर दिए, उन्होंने इस काम में मैं सहयोग नहीं किया, तब उन्होंने वहीं के लोगों को साथ लेकर अपने सहयोग में लिया, साथ लिया, और फिर उन्होंने हिंदी, अंग्रेजी और कन्नड़ भाषा में, हिंदी, अंग्रेजी, कन्नड़ 3 भाषाओं पढ़ाने वाला एक प्राइमरी स्कूल खोला और कर्नाटक सरकार से उसे मान्यता भी दिलवाई। वहां के अनेक मेहनती और खिसके लोगों की मदद से ये काम पूरा हुआ। उनके लेखिका के बच्चे और अन्य बच्चे जो वहां पर उस टाइम पढ़ने की उम्र पर थे, उस स्कूल में पढ़े। और ऐसे अनेक मौके आए जब उन्होंने अपने जिद्दी पने के नमूने पेश किए, पर सबसे ज्यादा उसने मंच पाया मेरे लेखन में, लिखती है वो, जो शुरू से अंत तक लीक से खिसका रहा, अपनी राह खुद तलाशता रहा, पर सब कुछ कर लेने पर भी वो कहती है मेरी, अब मैं, हम लोग कुछ भी कर लें पर हम अपनी छोटी बहन रेणु की बराबरी नहीं कर सकते। उनकी जो बहन रेणु थी वो सबसे अलग हटकर थी। और इस विषय में वो एक उदाहरण और देती हैं कि एक बार दिल्ली में 9 इंच बारिश हो गई। दिल्ली की खासियत यह है कि थोड़ा पानी बरसने पर भी नाले पर नाले में बाढ़ आ जाती है, पुलों में पानी भर जाता है और तमाम यातायात ठप हो जाता है। इस कयामती बारिश के बाद इसको सरकारी दफ्तरों के पहले तल्ले की फाइलें भी तैर गई, यानी कि पहले मंजिल तक पानी पहुंच गया था। अगली सुबह किसी न किसी तरह का कोई वाहन सड़क पर नहीं निकला। जाहिर है कि रेणु के स्कूल की बस भी उसे लेने नहीं आई, लेकिन रेणु ने कहा कोई बात नहीं, मैं पैदल चली जाऊंगी। सबने उसे समझाया, अरे भाई मत जाओ, स्कूल बंद होगा। तो उसने उससे पूछा कि आपको कैसे पता स्कूल बंद होगा? उससे प्रश्न किया, आपको कैसे पता कि स्कूल बंद होगा? तो लेकिन वो, उसने किसी की नहीं मानी, वो पैदल गई और वहां पर जैसा कि उम्मीद थी, स्कूल बंद था। और वहां पर जो चौकीदार था उसने अवगत कराया कि स्कूल बंद है। तो वो जिस तरह से वो गई थी वैसे ही लौटकर पानी में लौटकर आई। तो कहती है कि सड़कों पर पानी था और बरस नहीं रहा था, और रेणु 2 मील पैदल चलकर स्कूल पहुंची। और स्कूल बंद था। चौकीदार रेणु को देखकर दंग रह गया, पर रेणु पर कोई मलाल नहीं था। रेणु को इस बात की कोई दिक्कत नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी कि वो 2 मील पैदल चलकर पानी बारिश में आई है। और इसके बाद वो स्कूल घर से फिर स्कूल बंद देखकर स्कूल घर भी पहुंच गई। सबने कहा स्कूल तो बंद था। हम सबने कहा हमने तो कहा था, देखो तुम स्कूल चली गई, हमने तो कहा था स्कूल बंद होगा। तो उसने कहा स्कूल बंद था तो मैं वापस आ गई, इसमें आपका कहना कहाँ से आ गया? तो इस तरह से रेणु जो थी, जैसे अब हम ही हैं, स्कूल बंद हो जाए, आप ही लोग हो, अगर बारिश हो जाती है तो आप लोग कितने खुश होते हो, या हाँ आज तो मजा आ गया, आज तो स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन वो लड़की बिल्कुल अलग थी। बारिश थी, इतना इतना पानी भरा था, इतना बुरा हाल था, इसके बाद भी क्योंकि उसके मन में ये था कि वो स्वयं करके देखती थी कोई भी कार्य, वो इतने बारिश में भी पैदल चलकर गई। वहां पर उसने देखा कि स्कूल बंद है, जैसा कि उम्मीद थी, अनुमान था, स्कूल बंद मिला, और फिर वो लौटकर पैदल आई। और इस बात का उसे कोई मलाल नहीं था। सब लोगों ने कहा हमने तो मना किया था, क्यों गई? तो उसने कहा इसमें क्या बात थी, मैं गई, स्कूल बंद था, मैं वापस चली आई। मतलब अपने किए का उसे कोई पछतावा नहीं था। तो ऐसे लोग यहाँ पर है ना, कि लोग, एक प्रश्न आया था कि कैसे लोगों को हम श्रद्धा भाव से देखते हैं। ऐसे ही लोगों को हम श्रद्धा भाव से देखते हैं जो परंपरा से हटकर कुछ नया करने का सोचते हैं, कुछ नए करने की उम्मीद रखते हैं, कुछ नया। क्योंकि जो परंपरा पे चलते हैं उन वो तो फिर सामान्य हो गए। यश अग्रवाल, वो जो परंपरा पर नहीं चलते हैं वो तो बिल्कुल सामान्य व्यक्ति हो गए, उनमें कुछ भी खासियत नहीं है। यस, और जो परंपरा से अलग हटकर चलते हैं उन्हीं व्यक्तियों को हम लोग श्रद्धा से देखा जाता है। आज हम जिन व्यक्तियों के बारे में पढ़ते हैं, जिन्हें हम आदर्श मानते हैं, जिन्हें महापुरुष मानते हैं, है ना, जैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर हुए,
जैसे प्रेमचंद हुए, जैसे विवेकानंद हुए, जिन लोगों को हम, ये महानुभाव वो व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने जीवन में कुछ नया किया, कुछ अलग हटके किया, जिसके कारण ये अमर हो गए, है ना। अब सभी व्यक्ति तो अमर नहीं है ना, कुछ इन्होंने हटकर किया था, इसीलिए ये व्यक्ति आज अमर है, इनके विषय में हम पढ़ते हैं। तो ऐसे ही लोगों को श्रद्धा भाव से देखा जाता है। ठीक है, अब हम चलिए, अब हम क्वेश्चन करेंगे, बच्चे हैंड रेस करेंगे और उत्तर वही देगा जिसका नाम हम, चेतन कुशवाहा म्यूट योरसेल्फ, चेतन कुशवाहा म्यूट योरसेल्फ, नैतिक गर्ग म्यूट योरसेल्फ, नैतिक गर्ग, नैतिक गर्ग, समझ में ही बच्चों को, चेतन कुशवाहा, नमन बंसल, चेतन कुशवाहा म्यूट योरसेल्फ, समझ में बात नहीं आती है, पता नहीं, अनम्यूट कर कर बोलते रहते हैं बस। अनुभव बंसल, चेतन कुशवाहा म्यूट योरसेल्फ, क्योंकि बच्चों के टेस्ट ले रहे हैं ना हम। हाँ, केवल वही बच्चे हैंड रेज करेंगे, चेतन कुशवाहा ने अभी अपने आप को म्यूट नहीं किया है। हाँ, केवल वो बच्चे हैंड रेज करेंगे जो आंसर देना चाह रहे हैं, और वही बच्चे खुद को अनम्यूट करेंगे, हम उनका नाम लेंगे, केवल वही बच्चा आंसर देगा जिसका नाम हम बताएंगे। अब आप सुनिए, प्रश्न है हमारा अगला पहला प्रश्न है, लेखिका ने अपनी नानी को कभी नहीं देखा था, फिर भी उनके व्यक्तित्व से वे क्यों प्रभावित हुई? यस, रिद्धि अग्रवाल उत्तर दीजिए, अनम्यूट कीजिए रिद्धि अग्रवाल, रिद्धि अग्रवाल अनम्यूट करिए, उत्तर दीजिए। मुस्कान, मुस्कान उत्तर दीजिए। क्योंकि मैम वो पढ़ना की थी और वो किसी से बात भी नहीं करती थी, तो भी उनमें आजादी का जुनून था और वो चाहती थी कि उनकी बेटे की शादी आजादी स्वतंत्रता सेनानी से ही हो, इसलिए। हाँ हाँ, ठीक है। अच्छा ये बताइए कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी की जिम्मेदारी किसे सौंपी? प्यारेलाल शर्मा। प्यारेलाल शर्मा को। एक, सभी लोग उत्तर नहीं देंगे, केवल वो बच्चा उत्तर देगा जिसका नाम हम बुलाएंगे। केवल आप हैंड रेज करें, रघुराज सक्सेना, केवल हैंड रेज करेंगे आप लोग। काफी बच्चों ने खुद को अनम्यूट कर रखा है। रघुराज सक्सेना, हाँ, हाँ, अगला प्रश्न है हमारा, लेखिका की नानी की आजादी के आंदोलन में किस प्रकार भूमिका रही? हैंड रेज करें। लेखिका की नानी की आजादी के आंदोलन में किस प्रकार भूमिका रही? यस, यस मैम, मैम बोलो। रघुराज सक्सेना, रघुराज सक्सेना, यस मैम, यस मैम। हाँ बोलो, हाँ बोलो। मैम जैसे कि उन्हें खुद की आजादी नहीं थी, लेकिन उन्होंने इस तरह से अपनी भागीदारी दिखाई कि अपनी बेटी को ऐसे घर में नहीं दिया जो कि साहबजादों के हवाले था। उन्होंने एक स्वतंत्रता सेनानी से अपनी बेटी की शादी करवाई थी। वेरी गुड, वेरी गुड रघुराज, आपने अपने शब्दों में आंसर दिया है। अपने शब्दों में आंसर देना का तात्पर्य ये होता है कि आपको चैप्टर समझ में आया। कुछ बच्चे बिल्कुल पढ़ा पढ़ाया बोल देते हैं, सामने बुक रख के बोल देते हैं, नहीं, आप अपने शब्दों में आंसर दीजिए, क्योंकि क्या होता है, अगर आपने चैप्टर को समझ लिया है तो अगर आपको याद भी नहीं है एग्जाम में, तो आप अपने अपने आंसर बना के लिख देंगे तो आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। ठीक है, वेरी गुड रघुराज। हाँ, अच्छा बताइए, लेखिका की माँ की क्या विशेषताएं थी? लेखिका के माँ के बारे में बताइए कि लेखिका ने अपने माँ के विषय में क्या बताया है? यस मैम, बताएं। हाँ बताओ रघुराज, रघुराज बता, आपको बताएंगे मुस्कान, बताओ रघुराज। वो अपनी माँ के बारे में बताती है कि वो बहुत सुस्त थी और उन्होंने कभी अपनी माँ का पन नहीं दिखाया था। उनको जो भी माँ का काम होता था वो केवल उनके पिताजी करते थे। माँ कुछ तो बीमार रहती थी,
कुछ घर का काम हाँ। कर नहीं पाती थी और कोई घर वाले उनसे कुछ काम की कह नहीं सकते थे क्योंकि वो बहुत कोमल थी। और उनकी कुछ खासियत ये थी कि वो जो भी बात एक से सुनी और दूसरे को बताती नहीं थी, सबकी बात को गोपनीय रखती थी। हाँ, और क्या मैम खासियत एक और थी? है, मैम एक और है हाँ हाँ हाँ, बोलो कि बेटा वे कभी झूठ मुस्कान। नहीं बोलती थी। हाँ, और खासियत बेटा ये थी कि वो बहुत सुंदर और समझदार महिला थी। सुंदर, समझदार और पढ़ी लिखी, ये खासियत थी क्योंकि वो बहुत सुंदर, समझदार और पढ़ी लिखी महिला थी। इनकी कुछ खासियत उनके व्यक्तित्व की ऐसी थी कि वो कोई भी पारंपरिक बहुओं के दायित्वों का निर्वाह नहीं करती थी, फिर भी उन्हें पूरे घर के लोग उन्हें आदर और सम्मान देते थे। जबकि कोई भी वो पारंपरिक बहू के दायित्वों का निर्वाह नहीं करती थी, फिर भी उन्हें घर वालों का सम्मान प्राप्त था। बिल्कुल सही। अच्छा ये बताइए कि किसी व्यक्ति को यदि राह पे लाना हो तो कौन सा तरीका सबसे बेहतर है? यदि कोई व्यक्ति है और राह पे लाना है, हम चाहते हैं कि वो चेंज हो जाए, तो हम उससे कैसे राह पर लाएंगे? डांट फटकार कर या समझा बुझाकर? और अगर डांट फटकार, आपके अनुसार कौन सा तरीका ज्यादा कारगर है, कौन सा तरीका ज्यादा सही है? मैं बताऊं? बताइए। मैं कौन बताऊं? बोलना समझा। नहीं नहीं, मोहित चौहान Yes, बोलना ma'am. चाहता है। हाँ, मोहित Yes, चौहान ma'am. को आंसर बेटा, सभी लोगों को आंसर देने दीजिए। मुस्कान, सब लोग को आंसर देने दीजिए, हमें मालूम है आपको आता है मुस्कान। हाँ, लेकिन सभी बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे तो अच्छा होगा। हाँ, मोहित चौहान बताइए। मैम समझाकर उसे मैम वो बताएंगे। समझाकर रास्ते पर लाया जा सकता है, आपको प्रूव करना पड़ेगा कि क्यों, ऐसा आपने क्यों कहा। और कोई बच्चा मैम आंसर क्योंकि देना चाहेगा? अगर मैम मारकर मैम लेकर आएंगे तो मैम उसके अंदर ईर्ष्या पैदा होगी, मैम ईर्ष्या बढ़ेगी उसकी, वो गुस्सा और ज्यादा आएगा उसे मैम मारेंगे तो। मैं अगर प्यार से हाँ समझाएंगे तो उसकी समझ में आएगा कि हाँ हमें ये करना चाहिए, समझाएंगे बेटा, हम तो। बेटा हम रोज प्यार से समझाते हैं कि वीडियोस ऑफ रखिए, ऑडियोज ऑफ रखिए, क्यों नहीं प्यार से समझ में आ रही है आप लोगों को? ये बताइए। मैं हम तो मैम ऑफ अगर करता हूँ हैं सभी मैम, मैं तो बच्चे ऑफ रखता हूँ। हाँ, हम सभी बच्चों को कहते हैं, और हम यहाँ से अगर ऑफ कर देंगे तो आप लोग कोई भी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। जैसे अभी हम लोग यहाँ पे टेस्ट ले रहे हैं, सभी बच्चे आंसर दे पा रहे हैं, अगर हमने वीडियोस ऑडियोज ऑफ कर दिए फिर आप लोग बिल्कुल आंसर नहीं दे पाओगे, इसलिए नहीं करते। और हम आपको रोज प्यार से समझाते हैं कि अपने ऑडियोज ऑफ रखिए, अपने वीडियोज ऑफ रखिए। यदि कोई क्वेश्चन करना है, हैंड रेज करिए, हम आपको अलाउ करेंगे, तब आप अपना आस्क योर क्वेश्चन। ठीक है, आपने अच्छा आंसर दिया। अच्छा, अगर डांट के हम उसको मान लीजिए बदलने की कोशिश करते हैं तो क्या दुष्प्रभाव होगा डांट कर? डांट कर उसके अंदर ईर्ष्या बढ़ेगी। नहीं, ईर्ष्या नहीं बढ़ेगी बच्चे। डांट कर उसके अंदर थोड़े दिनों के लिए तो डर पैदा होगा, लेकिन जैसे ही हमारा डर खत्म हुआ, वो उसी रास्ते पर दोबारा लौट आएगा डर खत्म होने के बाद। लेकिन अगर हमने समझा बुझाकर, यानी कि उसको अपने विश्वास में लेकर प्यार से समझाया है, तो उसका हृदय परिवर्तन होगा। और यदि हम अपने प्यार से समझाकर बुझाकर किसी का हृदय परिवर्तन कर पाते हैं, तो वो जो प्रभाव होगा वो हमेशा के लिए होगा। जैसे दादी ने चोर से क्या कहा था? कौन बताएगा ये दादी वाली बात? दादी वाला, हाँ बताइए अभय बंसल। अभय बंसल बताइए। मैम उन्होंने कहा था कि अब हम माँ बेटे हैं, तू चाहे तो चोरी कर और चाहे तो खेती कर। हाँ, क्या उन्होंने ऐसा क्या कहा था? माँ बेटा क्यों कहा था? क्योंकि उन्होंने एक ही लोटे से पानी पी लिया था। हाँ, एक ही लोटे से पानी, हाँ ठीक है, उन्होंने एक ही लोटे से पानी पिया था और फिर कहा अब ये तेरा घर हुआ, अब तू चाहे तो चोरी कर और चाहे तो खेती कर। इससे इस तरीके से सोचिए कि उस चोर का हृदय परिवर्तन हो गया इतना प्यार पाकर। हाँ, और उन्होंने चाहती, दादी समझ में आ गया, क्योंकि परदादी चाहती तो उसे हल्ला मचाकर पकड़वा भी सकती थी, है ना, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। उन्होंने तुरंत उससे कहा कि अब ये तेरा घर है। और सोचिए, चोर के अंदर भी थोड़ी अच्छाई बाकी रह गई होगी, हालांकि वो चोर था, उसके चोरी जैसा कार्य करता था, लेकिन थोड़ी अच्छाई तो उसके अंदर भी थी कि उसने उसी समय से वो धंधा छोड़ दिया, उस घर को अपना माना और वहां से वो काम करने लग गया। ठीक है, अब आप अपनी कल्पना से बताइए कि परदादी ने पतोहू के लिए बच्चे के रूप में लड़की की मन्नत क्यों मांगी होगी? बच्चों अब ठीक है, आप टाइम हो गया है,
अब हम थोड़ा सा हाँ हाँ चलिए एंजल बताइए, एंजल। मैं एंजल बताऊं? हाँ मैं बताओ बताऊं? एंजल। बोलो 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 बेटा, बोलो, जो भी आंसर करना चाहता है बोलो। हाँ बोलो, जल्दी बताओ, बोलो, कोई भी नहीं बोल रहा अब तो। हाँ बेटा, मैं टाइम बताऊं? अप, टाइम अप, मैम टाइम क्योंकि अप। मैम वो लीग से हटकर मैम कार्य करना चाहती थी और ऐसा नहीं था कि मैम की उनके खानदान में आज तक कोई लड़का पैदा नहीं हुआ था मैम, तब भी उन्हें बेटियां पसंद थी और इसलिए वह चाहती थी कि उनके पति का जो पहला बच्चा हो वो एक लड़की हो। मैम नहीं, क्योंकि उनके घर में ठीक है, पहला बच्चा हमेशा बेटा हुआ था। उन्हें पहला बच्चा हाँ बेटी चाहिए थी। हाँ हाँ, सबके पहला बच्चा बेटा हुआ था, इसलिए वो चाहती थी कि इस बार जो पहला बच्चा हो रहा है वो बेटी के रूप में हो, इसलिए उन्होंने मांगी। ठीक है बच्चों, कल के लिए असेसमेंट के लिए आप लोगों को ऑल द बेस्ट। छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे। तीनों आपको पता है, मेरे संग की औरतें, सामने सपनों की याद,